बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। शीन ने झुक के विंड स्क्रीन से बाहर दूर तक झांका। स्याह बादल उफक पे उमड़े चले आ रहे थे। सड़क के दोनों तरफ पूरी तरह पके हुए मकई के खेत कितार दर कितार सर उठाए खड़े थे। मकई के ये बुलंद पौधे मीलों तक हर चीज को अपने उकब में छुपाए हुए थे। इन पे छाए हुए स्याह घने झुके हुए बादल और सामने दूर तक जाती हुई सड़क कार तेजी से इस स्याह तार गोल की सड़क पे फिसलती जा रही थी। रियासत कनास में हर कदम पे ये मनाजिर आम थे। बिल्कुल सीधी सड़क दूर उफक के करीब जाके एक नुक्ते की शक्ल इख्तियार कर रही थी। शीन ने अपने पहलू में बैठी दिलकश हसीन जींट को सर मोड़ के देखा, जो किसी किताब के मुताले में मसरूफ थी। उसने सर के एक हल्के झटके से अंदाजे दिलरुबाई में अपने बालों को पीछे किया और उन्हें गर्दन के पीछे एक रिबन से बांध दिया ताकि वो दोबारा चेहरे के आगे आके मुताले में रुकावट पैदा ना करे। उसकी नीली आंखें अभी भी किताब के सफहात पे जमी हुई थी। उसके हसीन चेहरे के तासुरात 70/70 तब्दील हो रहे थे। कभी वो हल्के से मुस्कुराती तो शरबती होंठ एक खास सदा से खिल जाते। वो किसी और ही दुनिया की लगती थी। हो सकता है उस दुनिया में सूरज चमक रहा हो सकता है वहाँ दरख्त हो, पहाड़ हो, जबकि इस दौरान में शीन मैदानों और बादलों से नबर्द आसमां था। रियासत कनास का कौमी दरख्त कौन सा है? शीन ने उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए एक बेईमानी सा सवाल दाग दिया। जींट ने सर उठा के उसकी तरफ देखा। फिर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, शीन खुद ही मजाहिया अंदाज में बोला, यकीनन। सड़क के किनारे नस्ब ये लैंड लाइन फोन के खंबे। जीन मसनूई अंदाज में हंसने लगी। किताबों को बंद किया, उसे अपनी गोद में रखा। ये मजाक बड़ा पुराना हो गया है, मगर बोलते रहो। शीन खसियाना होके खामोश रहा। मकई के खेत खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। रफ्तार के एहसास का भी खत्म हो गया था, क्योंकि दाएं बाएं एक जैसे मकई के खेत और सामने तंग उफक माहौल और मनाजर यकसानी का शिकार थे। ऐसे लगता था जैसे वो तवील बोर्ड ड्रामे का हिस्सा बन गए हो। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इन्हें याद रखूंगा, शीन फिर बोला। किन्हें? जींट ने पूछा। टेलीफोन के इन खंभों को, क्योंकि कोई भी काफी देर से नजर नहीं आया और ना ही कोई दूसरी कार या गाड़ी हमारे करीब से गुजरी है। वो पेट्रोल बताने वाले आले पे नजर डालते हुए बोला। आले की सुई आधा सफर तय कर चुकी थी। क्या तुम्हें यकीन है कि हम दुरुस्त रास्ते पे चल रहे हैं और रास्ता भूले नहीं? शीन ने फिक्रमंद होते हुए पूछा। जींट ने डैशबोर्ड पे नजर डाली, अपने हाथों को गोद में रखी किताब पे रखा और अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी को घूरने लगी। उसके होंठों पे दिलकश मुस्कुराहट थी। वो कुछ न बोली। मुझे इस सड़क पे कोई घर, मकान या इमारत भी नजर नहीं आई, शीन ने कहा। और इस मकई का क्या? इसे कब काटा और साफ किया जाएगा, मुझे क्या मालूम, वो बोली। ये तुम्हारा इलाका है? हाँ ठीक है, मगर मुझे काश्तकारी का ज्यादा इल्म नहीं। करीब ही सरकारी रिसर्च फार्म भी है। बहुत सारा इलाका उनके पास है। काफी खेत उनके भी हैं। हो सकता है ये वही इलाका हो। रिसर्च? अरे मकई के दानों को रिसर्च की क्या जरूरत? तोड़ो, उबालो और खा जाओ। यही फितरत का असूल है, शीन बोला। काश्त और पैदावार को ज्यादा करने के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है, जीन ने वजाहत की। अरे वाह, मेरे टैक्स के पैसे कनास के खेतों में मकई के दानों पे बर्बाद किए जा रहे हैं, वो उफक को घूरते हुए बोला। यहाँ के लोग इस किस्म के माहौल और खेतों में कैसे रहते हैं? मैं तो ज्यादा दिन ना रह सकूं और यकीनन खुदकुशी कर लूं। बुरा ख्याल नहीं, जींट ने धीरे से मुस्कुरा के कहा। हाँ जी, ये तो एक हसीन खुशनुमा बाग है ना। लोग न जाने यहाँ की छुट्टियाँ गुजारने नहीं आते। शीन ने मजाक उड़ाते हुए हाथों को हिलाते हुए कहा। इस दौरान में स्टीयरिंग पे कंट्रोल न होने के सबब कार डगमगाने लगी। जीन ने गैर इरादी तौर पे लिपक के स्टीयरिंग को पकड़ा। खुदा के लिए शीन, और इस तरह की हरकत मत करो। शीन ने दोबारा स्टीयरिंग संभाला, सर को हिलाते हुए। ये 2 दिन बड़े तवील होंगे, यकीनन तुम्हारे वालिद को मैं पसंद आऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, जीन बोली। शीन ने गौर से उसके चेहरे की तरफ देखा। लेकिन अगर ऐसा हुआ
तो ये सिर्फ तुम्हारी आदतों की वजह से, जीत ने वजाहत की। कैसी आदतें? शीन ने पूछा। जीत धीरे से मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारा खंडरापन मेरे वालिद के लिए ये काबिले अमल नहीं है। वो इसे वक्त और पैसे का ज़िया समझते हैं। वो परेशान और फिक्रमंद हैं कि तुम कैसे अपनी अमली जिंदगी में अपने और मेरे अखराजात बर्दाश्त कर पाओगे। तो मैंने ठीक कहा ना, मैं उन्हें पसंद नहीं। शीन के चेहरे पे सोच की लकीरें गहरी हो गई। फिक्र मत करो, वो पसंद कर लेंगे। तुम्हें मेरे वालिद नहीं बल्कि वालदा के मुतालिक सोचना और परेशान होना चाहिए। घर में आखिरी फैसला वही करती हैं। उनका एतमाद जीतो तो तुम सब कुछ हासिल कर लोगी। जीत ने गुलाबी लिफाफा उपी नशिस्त पर से उठाते हुए कहा, तुमने अभी तक माँ के लिए कार्ड पे अपना नाम नहीं लिखा। लिख दूंगा, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि साथ जुमला क्या लिखूं। शीन ने टालने वाले अंदाज में कहा, आगे कहीं रुक के इस पे कुछ न कुछ जरूर लिख दो। जीन ने जोर देने वाले अंदाज में कहा। शीन ने इस बात में सर हिलाया। जीन ने लिफाफा डैशबोर्ड पे रखा। तुम्हारा क्या अंदाजा है वो कब तक इस बात को समझ आएंगी? शीन ने धीरे से उसके हाथ को सहलाते हुए पूछा। अगर तुम ऐसे स्टेयरिंग से हाथ हटाते रहे तो शायद कभी नहीं। जीन ने धीरे से अपना हाथ खींचा और उसे अपनी सडवल रान के नीचे पा लिया। शीन हंसने लगा। एक मानूसी महक उनके नथनों से टकराई। बचपन की याद ताजा हो गई। क्या तुम भी सूंघ रही हो? शीन ने पूछा। कैसी खुशबू? यूं जैसे कहीं दूर पार्टी हो रही हो। नहीं तो जरा गौर करो। जीन पोर्ट से खिड़की से के बाहर देखने लगी। मीलों दूर तक हर चीज साकित थी। मकई के मुकम्मल खुश्क ऊंचे पौधे पूरी तरह हर चीज पे छाए हुए थे। मेरा ख्याल है कि कनास जंगल की आग के लिए पूरी तरह तैयार है। शीन बोला। कुछ गाड़ी वाले यकीनन जलते सिगरेट बाहर फेंक देते होंगे। आग का खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है और बराए मेहरबानी इन दिनों में सिगरेट नोशी से परहेज करना, खसूसन मेरे वालिदैन के सामने। तुम पहले भी मुझे बता चुकी हो और मैं वादा कर चुका हूँ। जिन बाकी परेशान थी कि उसके वालिदैन इनके होने वाले दामाद के मुतालिक न जाने क्या सोच और रवैया अपनाते हैं। शीन को हर सूरत पीर वाले दिन तक यूनिवर्सिटी पहुंचना था। इतनी जल्दी वो कैसे उनका दिल जीत जाएगा? शीन ने सड़क के किनारे नस्ब एक इतलाई बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे वो देखो, कुछ आगे मकई की भूल भलैयां हैं। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, आओ वहाँ रुकते हैं। अमेरिका की रियासत कनास में इस तरह की भूल भलैयां आम बनाई जाती हैं और इनमें दावत का एहतमाम भी किया जाता है। मकई के कदादम और ऊंचे पौधों के दरमियान पर बीच रास्ते बनाए जाते हैं। मेहमान उनके दरमियान से गुजर के असल जाए दावत तक पहुंचते हैं, जहां सारे मेहमान जमा होते हैं। फिर वहां दावत उड़ाई जाती है। ऐसा अमूमन हैलोवीन के त्योहार के मौके पे किया जाता है, मगर कुछ रेस्टोरेंट सड़क के किनारे भी इस मौके का फायदा उठाते हैं और अपने गाहकों को इन भूल भुलैयों से गुजारा असल जगह तक पहुंचाते हैं। आम लोग इससे खासा लुत्फ उठाते हैं। मेहमानों और गाहकों को ज्यादा परेशानी से बचाने के लिए भूल भुलैयों के मरकजी रास्ते पे एक नक्शा भी उन्हें मुहैया किया जाता है, ताकि अगर वो खेत के अंदर भूल भुलैयों में भटक जाएं तो असल जगह पे आसानी से पहुंच सकें। जीत ने खुशमगी निगाहों से उसे घूरा। मेरा ख्याल है हम पहले ही काफी लेट हो चुके हैं। यकीनन तुम सही कह रही हो, मगर मुझे ड्राइविंग करते घुटनों हो चुके हैं और अब मेरी टांगों को थोड़े आराम की जरूरत है। अभी काफी वक्त है। मेरा ख्याल है मजा रहेगा। मैं भी कनास की रवायत को करीब से देखना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। हमें रात के खाने से पहले हर सूरत घर पहुँचना है। जीत ने एक गहरी सांस ली। शीन ने गाड़ी को सड़क से नीचे कच्चे रास्ते पे उतारा। निशानात के मुताबिक कार आगे बढ़ाने लगा। कार कच्चे रास्ते पे उछलती जा रही थी। कुछ दूर उन्हें पार्किंग एरिया नजर आया, जहां काफी कारें एक दायरे की शक्ल में पार्क थी। काफी सारे लोग हैं यहाँ, शीन खुशी से चिल्लाया। कार से बाहर निकलते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनका इस्तकबाल किया। शीन ने कपकपाते हुए अपनी जैकेट की जिप चढ़ाई, दोनों हाथों को जेबों में खसाया। जीत ने आसमान की तरफ देखकर बोली, लगता है आज रात खूब बारिश होगी। देखो, हमें रास्ते में एक भी गाड़ी नजर नहीं आई, लेकिन यहाँ पार्किंग एरिया का कारों से भरा पड़ा है। इससे पता चलता है कि लोग मकई की भूल भुलैयों को कितना पसंद करते हैं। शीन बोला, जबकि जीन चुपचाप अपने हाथ अपने सीने पे बांधे खड़ी रही। चलो अब वक्त जाया न करो, शीन बोला। एक तरफ मकई के पौधों के बीच एक मेहराबदार रास्ता भूल भुलैयों के अंदर जाने की निशानदेही कर रहा था। करीब ही लकड़ी के खंबे पे एक डिब्बा लटक रहा था, जिसपे लफ्ज चंदा लिखा हुआ था। इसमें रकम अंदर डालने के लिए एक झरी बनी हुई थी। उस डिब्बे के करीब ही दूसरे डिब्बे में भूल भुलैयों के नक्शे की कई कापियां भी पड़ी थी। तुम्हारे पास कुछ रकम है? जीत ने पूछा। हाँ है।
मगर वहाँ बाहर बोर्ड पे तो लिखा है कि ये सब मुफ्त है। शीन बोला, इसका इतबार मत करो, देखो यहाँ तो लिखा है ना। जींट ने वजाहत की। शीन ने गहरी सांस ली, अपने बटुए को जेब से निकाला। मेरे पास सबसे छोटा नोट $5 का है, क्या तुम्हारे पास कोई छोटा नोट है? शीन ने जींट से पूछा। जींट ने कोई जवाब दिए बगैर नोट उसके बटुए में से खींचा और वहाँ लगे डिब्बे में डाल दिया। तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक नक्शा उठाते हुए बोली। शीन ने उसके हाथ से नक्शा पकड़ने की कोशिश की, मगर जींट ने उसका हाथ झटक दिया। मेरा ख्याल है हमें इस नक्शे की जरूरत नहीं, तुम्हारी मोहमजोई का एहसास कहाँ गया? शीन ने तंजिया अंदाज में जींट से कहा। जींट उसे घूरने लगी। क्या तुम पहले भी कभी मकई की भूल भुलैयों में गए हो? शहरी बाबू, इस नक्शे के बगैर भटक जाओगे, समझे? वो आगे बढ़ते हुए बोली। वो दोनों भूल भुलैयों में दाखिल हुए। मकई के पौधे इतने बुलंद थे कि ऊपर जाके उनके सिरों के ऊपर एक दूसरे से जुड़ते रहे थे। पौधों के दरमियान से गुजरने वाली हवा सीटियां बजा रही थी। इसके अलावा हर तरफ एक गहरी खामोशी का राज था। थोड़ी देर के बाद कहीं किसी कौवे की काइका की आवाज सुनाई दे जाती। ये सब कितना डरावना और अजीब है। शीन बोला। क्या अजीब है? जींट ने पूछा। पार्किंग में तकरीबन 20 कारें खड़ी हैं, मगर हमें यहाँ किसी इंसान की आवाज सुनाई नहीं दे रही। शीन के लहजे में तशवीश थी। ये बड़ा वसी इलाका है और फिर ये पौधे आवाजों को जज़ब भी करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा शोर पैदा नहीं होता। तुम तो मकई की माहिर लगती हो, शीन बोला। जींट कुछ न बोली, वो बस नक्शे को पढ़ती और रास्ता तलाश करती रही। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो लोग एक चौराहे पे पहुंच के रुके। जींट ने मुड़ के पीछे फिर इधर उधर देखा और बड़बड़ाई, ये दुरुस्त नहीं। क्या दुरुस्त नहीं? शीन उसके कंधे पे ऊपर झुका नक्शे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये जगह जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, ये जगह नक्शे में कहीं नहीं, जींट बोली। शीन ने इस मुकाम को गौर से देखा जहाँ नक्शे पे जींट ने उंगली रखी थी, फिर मुड़ के पीछे रास्ते को देखा और बोला, मेरा ख्याल है हम गलत रास्ते पे मुड़ गए हैं। नहीं, रास्ता ठीक है और फिर ये नक्शा भी तो है। मेरा ख्याल है हमें वापस आना होगा। नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे, नक्शा मुझे दो, मैं रास्ता तलाश करता हूँ, वो बोला। जेंट ने नाक मुंह चढ़ाते हुए नक्शा उसकी तरफ उछाला। याद रखो तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारी मेहमान नहीं। नाराज मत हो, मेरा ये मतलब नहीं था, शीन जल्दी से बोला। तो क्या मतलब है? क्या तुम समझते हो लड़कियां नक्शा नहीं पढ़ सकती? मेरा ये मतलब नहीं था। शीन ने बाहें फैला के जीन को सीने से लिपटाने की कोशिश की। खबरदार, जीत गुस्से से उसे रोकते हुए बोली। शीन खसियाना होकर रुका, नक्शे को गौर से देखते हुए एक तरफ आगे बढ़ने लगा। जीन उससे चंद कदम पीछे हटी। उसकी गुस्सीली निगाहें शीन को अपनी कमर में दुस्ती महसूस हो रही थी। दूर कहीं फिर कौवा काय काय करने लगा। जब वो चुप हुआ तो शीन को अजीब सी बेचैनी होने लगी। लोग कहाँ हैं? उनकी आवाजें क्यों नहीं आ रही? बच्चों के कहे, औरतों की आवाजों की खनक क्यों सुनाई नहीं दे रही? जीन ने खनखना के गला साफ किया। शीन उसकी तरफ देखने लगा। इस दौरान में वो एक बंद रास्ते पे पहुंच गए। सामने पौधों की एक कितार ने उनका रास्ता रोक रखा था। जीन कहकहाल गा के तंजिया अंदाज में पूछने लगी, कोलंबस, क्या हम इंडिया पहुंच गए? शीन सर खुजाते हुए पुरख्याल अंदाज में नक्शे को घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, तुम ठीक थी, मैं गलत था, हम फंस गए। हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, वापस चलो। जीन एक एक लफ्ज चिबा के बोली, बेवकूफ मत बनो, हमें रास्ता तलाश करना है, हम इसकी अहलियत रखते हैं, हम ये कर सकते हैं, शीन फैसलाकुन अंदाज में बोला। फिर इससे पहले कि जीन को जवाब देती, शीन अपने दोनों हाथों से मकई के पौधों को तोड़ता हुआ उनकी निशानी लगाता हुआ आगे चल पड़ा। ये एक ओल्ड बॉय स्काउट का तरीका है, उसने वजाहत की, लेकिन तुम तो कभी भी बॉय स्काउट नहीं रहे। हाँ ठीक है, लेकिन इनको जानता तो जरूर हो ना। इस दौरान में वो एक दफा फिर एक अंधे रास्ते पे जा पहुंचे। सामने रास्ता फिर बंद था। शीन झुंझुलाया, मकई के पौधों को गौर से देखने लगा। दिन की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थी। उफक पे छाए बादल सूरज को तेजी से निकलते जा रहे थे। यूं लगता था जैसे आज मामूल से ज्यादा जल्दी अंधेरा छा जाएगा। जीन उसके पीछे बिल्कुल खामोश खड़ी थी। जब उसने अपना हाथ धीरे से शीन के कंधे पे रखा तो वो समझ गया कि जीन परेशान हो चुकी है। अब तो वापसी का रास्ता मिलना भी मुश्किल है, वो बोला। जीन बेदिली से मुस्कुराई। शीन ने रास्ता तलाश करने के लिए जहन पे बहुत जोर दिया, कोई निशानी तलाश करने की कोशिश की, मगर जल्दी उसे एहसास हुआ कि टूटे हुए पौधों की निशानी भी वो खो चुके हैं और उसके साथ साथ रास्ता भी। मगर जीन के सामने इसका इकरार नहीं करना चाहता था। शीन को फिजा में अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। ये कैसी बदबू है, वो बोला। जीन ने भी अपनी नाक को सुकोड़ के सूंघा और बोली, ये तो बड़ी शदीद है। मैं शहर में रहता हूँ, मगर जानता हूँ ये किसी मरी हुई चीज की बदबू है। मुमकिन है ये कोई जानवर हो।
जानवर? मकई के खेत में किसके जानवर होते हैं? ज्यादा बड़े नहीं, चूहे, छोटे हिरन, ऊंट, बुलाव वगैरह। हिरन भी? हाँ, लोग उनका शिकार करते हैं। या फिर गीदड़? शीन रुक गया। गीदड़ भी? जीत रुकी, तंजिया अंदाज में बोली। क्या स्कॉट बॉय गीदड़ से डर गया? परेशान मत हो, गीदड़ इंसानों को कुछ नहीं कहते। शीन ने पंजों के बल उछल के पौधों के ऊपर से दूसरी तरफ झांकने की कोशिश की। क्या हमाद तक है? कोई निशानी, कोई खंबा, कोई दरख्त भी नजर नहीं आ रहा। सूरज भी गरूब हो चुका है, सिमत का अंदाजा करना मुश्किल है। फिर वो घड़ी पे नजर डालते हुए बोला, हम पहले ही काफी देर हो चुके हैं। जीत ने घूर के उसे देखा। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे वालिदैन वक्त के मामले में ज्यादा सख्त है। मुआफी चाहता हूँ। वो आगे बढ़ के उसके माथे पे बोसा देते हुए बोला, तुम फोन करके किसी से मदद क्यों नहीं मांग लेते? जीत ने तस्वीर दी। किसे फोन करूं? 1122। शीन ने अपनी आंखें घुमाई। उन्हें क्या बताऊं कि हम मकई के खेत में फंस गए हैं। मकई की भूल भुलैया, और भूल भुलैया कहाँ हैं? इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं। उन्हें बताओ इसका दरवाजा दिल की शक्ल का है और ये हाईवे पे 36 किलोमीटर पे है। कोई जानता होगा? जीन ने समझा। और अगर वो ना पहुंचे तो? शीन के लहजे में मायूसी थी। फिर मेरे घर फोन करो, मेरे वालिदैन को। वो गुस्से से बोली। ठीक है, मैं 1122 पे फोन करता हूँ। उसने अपनी जेब से अपना सेलफोन निकाला, नंबर मिलाने लगा। फौरन ही रोशन स्क्रीन पे नो सिग्नल का पैगाम उभरने लगा। हम सेलफोन के टावर की रेंज से बाहर हैं। क्या वाहियात इलाका है। यहाँ फोन सिग्नल की कवरेज भी नहीं। मजीद कोई शानदार आइडिया? शीन का लहजा तंजिया था। जींट ने मायूसी के आलम में बेमानी अंदाज में सर हिलाया। शीन ने अपने दोनों हाथों का मोंपा बना के मुंह पे रखा और जोर से चिल्लाया, अरे यहाँ कोई है, हमारी मदद करो। जवाब में मुकम्मल खामोशी थी। यहाँ के लोगों को क्या मसला है? कोई जवाब क्यों नहीं देता? क्या मैं ये सारे पौधे तोड़ दूं? शीन झुंझलाया। मैं नहीं जानती। कमों की एक डार कहीं से उड़ी। देखो, वो बोला, परिंदे जनूब की तरफ हिजरत करते हैं, है ना? हम उनके पीछे चल के हाईवे की तरफ जा सकते हैं। शीन ने तजवीज दी। कौवे हिजरत नहीं करते शीन, और दूसरे परिंदे जो हिजरत करते हैं वो भी ऐसा कई महीने पहले कर चुके हैं। जीत ने उसे समझाया। कमों को आसमान पे एक चक्कर लगाया और फिर मुड़ के मकई के खेत में गायब हो गए। शीन ने अपनी जेब में हाथ डाला और लाइटर निकाल लिया। मेरे पास एक आइडिया है, वो लाइटर चलाते हुए बोला। उसके चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट थी। मैं इन पौधों को आग लगाऊंगा, फिर हमें वापसी का रास्ता मिल जाएगा। जीन घबरा गई। बेवकूफ मत बनो, ये खेत बिल्कुल खुश्क और पक्के हैं। ये जहन्नम की आग की तरह भड़क उठेंगे और अपने साथ हमें भी भस्म कर देंगे, और इसकी लपेट में आसपास के खेत भी आ जाएंगे। ये तो बस एक आइडिया था। शीन ने फौरन लाइटर बुझाया और वापस अपनी जेब में रख लिया। जीन अभी तक गुस्से में दांत किचकिचा रही थी। शीन ने दोबारा से बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब घसीटा। सॉरी, लेकिन हम ऐसे तो अपनी छुट्टियां गुजारना नहीं चाहते थे। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, वो बोली। ओके, मैं कुछ करता हूँ। यूँ करो, यहाँ से एक सीट में पौधों को तोड़ते हुए आगे चलो। मुझे उम्मीद है हम सड़क या पार्किंग तक पहुँच जाएंगे। ये सिर्फ मकई के पौधे ही तो हैं, कोई ठोस दीवार नहीं। ठीक है, लेकिन किस सिम? जीन ने पूछा। ये कोई मसला नहीं, किसी भी सिम चलो। हम उस वक्त तक चलते जाएंगे जब तक बाहर ना निकल जाए। शीन ने कहा। मसला ये है कि खेत मीलों तक फैले और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम गलत सिर्फ चल पड़े तो फिर सिर्फ चलते ही रहेंगे। रात को सख्त ठंड होगी और फिर जंगली जानवरों का भी खतरा है। बहुत मुश्किल हो जाएगी। जीन की आवाज में खौफ साफ महसूस हो रहा था। जीन ने अपना चेहरा शीन के सीने में छुपाया। वो उसकी कपकपाहट को साफ महसूस कर रहा था। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सुनो, ये पौधों की कितारें सड़क के मुतवाजी चलती हैं। जब हम सड़क से मुड़े थे तो मैंने ये चीज नोट की थी। मैं समझता हूँ हमें कितारों की सीध में आगे बढ़ना चाहिए। आगे आधे घंटे तक हम सड़क पे ना पहुँच पाए तो इसका मतलब होगा कि हमारी सिम दुरुस्त नहीं। फिर हम अपना रुख बदल लेंगे, ठीक है ना? जीत ने अपने आंसू पूंछे सर हिलाते हुए बोली, ठीक है, एक सिम चुन लो। जीत ने आसपास को गौर से देखा, फिर एक तरफ बाजू फैला के इशारा करते हुए बोली, मेरा ख्याल है उस तरफ चलो। शीन मुस्कुराया। चलो आओ फिर। उसने अपने हाथों को लहराया, पौधों की कितारों को रोंदना शुरू किया। जो ही वो आगे बढ़ा, कोई चीज उसके टहने पे खुप गई और खाल को काटती चली गई। नीचे झुक के देखा तो एक पतली सी सफेद मगर मजबूत रस्सी उसी की टांग से लिपटी हुई थी। उसने हाथ बढ़ा के उसे तोड़ना चाहा, मगर वो तेज धार की तरह उसके हाथ में उतर गई। क्या बकवास है। जो जला के उसने पूरा जोर लगाया, मगर रस्सी ना टूटी। जीन, मेरी मदद करो, इस चीज को मुझसे दूर करो। जीन नीचे बैठी रस्सी को देखने लगी, जिसपे कुछ चिबा लगा हुआ था, जिसकी वजह से उस पर से हाथ फिसल रहा था। देखो, अगर कोई छुरी मिल जाए तो आसानी हो जाएगी, जीन ने मशवरा किया।
वो उठी, इधर उधर तलाश किया। जब कुछ ना मिला तो मायूसी के आलम में सर हिलाते हुए वापस आए। घुटनों के बल शीन के पास बैठी, मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उस रस्सी पे डाल दी। अच्छी तरह मिट्टी डालने के बाद जब अंदाजा हुआ कि अब हाथ फिसलेंगे नहीं, तो उसने उस रस्सी को पकड़ के अपना जोर लगाया। एक झटके के साथ रस्सी टूटी। शीन अपने जोर में आगे जाकर गिरा। ये क्या मुसीबत थी? वो झुंझला गया। मुझे नहीं मालूम ये क्या है, वो बोली। शीन खड़ा हुआ, अपनी टांग और लिबास का मुआयना किया। सारे कपड़ों का सत्यानाश हो गया था। उसने हाथों की मदद से अपने कपड़ों पर से मिट्टी के दाग हटाने की कोशिश की। आखिर खेत में उस तरह के फंदे लगाना कौन सी शराबत है? वो बड़बड़ाया। जीन की आंखों में खौफ दराया था। हमें आगे मुख्तात रहना होगा, वो सरगोशी नुमा अंदाज में बोली। शीन आगे बढ़ा तो उसे इस किस्म की कई और रस्सियां नजर आई। उसने मकई के पौधों को इन फंदानुमा रस्सियों के ऊपर ऐसे झुकाया कि वो उनके नीचे छुप गए। पौधे किसी गधे की तरह उन पे बिछ जाए और फिर दोनों उनके ऊपर से गुजर गए। पौधे उनके कदमों तले रूंधे जाते रहे। मालूम होता है कोई हमारे साथ खेल के रहा है। पता नहीं उसका खेल क्या है, लेकिन हमें चलते रहना है खामोशी के साथ, शीन ने मशवरा दिया। जेन सर हिला के रह गई। शीन ने आगे के पौधों को तोड़ने की कोशिश की। सफेद रस्सियां जो पहले साकत थी, उन पे पौधे गिरते ही वो किलबिलाने लगी। यही कुछ आगे हुआ। शीन ने अपनी चाबियों का गुच्छा निकाला, जिसके साथ की रंग के तौर पर छोटा सा एक चाकू निथनी था। शीन ने एक नन्हा सा चाकू खोला, उसकी मदद से सफेद रस्सियों को तेजी के साथ काटने लगा। जेन उसके पीछे एक खौफसदा हिरनी की तरह खड़ी थी। शीन, क्या तुमने ये आवाज सुनी? उसने सरगोशी की। कैसी आवाज? सुनो, वो बोली। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, खामोशी से सुनो। शीन ने अपना सर हिलाया। शायद कोई हमारा ताकुब कर रहा है और शीन, वो जल्दी हम तक पहुंच जाएगा। शीन ने जीन का हाथ थामा, जल्दी से पौधों की अगली कतार में घुसा और हर मुमकिन तेजी और फुर्ती से सफेद रस्सियों को काटने लगा। पौधों को तोड़ के गिराने लगा, मगर उनकी रफ्तार धीमी थी। शीन को अंदाजा था कि वो ज्यादा दूर ना जा सकेंगे। वो चीन का हाथ थाम के आगे बढ़ने लगा। जल्दी जल्दी उसने कई एक मोड़ मुड़े ताकि मुताकिब को चकमा दे सके, मगर कोई फायदा नहीं। सिर्फ जीन का हाथ उसके हाथ से फिसल गया। शीन ने मुड़ के जीन की तरफ देखा, फिर आगे देखा। सामने पौधों की एक कितारनुमा दीवार थी। एक और अंधा रास्ता उनका रास्ता रोक चुका था। वो रुका। जीन खौफसदा नजरों से उसकी तरफ देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। इस वजह से उसने सामने बंद रास्ता न देखा और सीधी पौधों की दीवार में घुसती चली गई। वो उनसे टकराई और अपनी कमर के बल पौधों के बीच गिर गई। गिरते ही उसकी टांगों में सफेद रस्सी का फंदा उलझ गया। जीन जोर से चीखी। उसकी चीखों से सारा माहौल गूंज उठा। शीन फौरन झुका, जीन के फंदे से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं। जीन सिसक उठी। मकई के पौधे उन पे झुके पड़े थे। शीन ने उन पौधों को एक हाथ से परे हटाया। सामने एक और राहदारी थी। उसने जीन के फंदे की रस्सियां काट डाली। ये फंदे कोई इत्तेफाक न थे, किसी की मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी थी। जीन सिसक रही थी, उसकी आवाज में खौफ था। वो शीन के सीने से लिपटी। इससे पहले कि शीन कुछ रद्द-ए-अमल दिखाता, एक अजीब बात हुई। जीन यूं जमीन पे फिसलने लगी जैसे कोई उसी टांग से पकड़ के घसीट रहा हो। जीन खौफसदा होकर पीछे कदम हटाने लगा। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, जीन पौधों के बीच गायब हो गई। वो कमर के बल ऐसे घसीटती जा रही थी कि रस्सियों का फंदा उसके पाँव में था। उसकी चीखें शीन के सीने में खतोरे की तरह बज रही थी। उसने कोशिश करके अपनी सांस को काबू किया। अब क्या करूं? मदद? हाँ, अब यही करना होगा। जीन दुरुस्त कहती है कि हम मुसीबत में फंस चुके हैं। शीन के जहन में एक साथ कई सवाल उभरने लगे। जमीन पे जीन के घसीटने के निशानात के पीछे वो तेजी से लिपका। निशानात दाईं तरफ जा रहे थे। उसने बाईं तरफ देखा। क्या इस तरफ से मदद की उम्मीद की जा सकती थी, या फिर उस तरफ भी एक अंधा बंद रास्ता था? मगर एक बात तय थी कि ये रास्ता उसे जीन से दूर ले जाता था। कौन सी सिर्फ दुरुस्ती? वो जानता था कि उसके पास फैसला करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये कि उसे जीन के घसीटे जाने के निशानात का पीछा करना होगा। फिर एक फैसला करके उसने अपना नन्हा सा चाकू ताना। वो कतई तौर पर इस चीज को नहीं देख पाया जिसने जीन को घसीटा था, मगर यकीनन वो कोई बड़ी चीज थी। उसकी हरकत बड़ी तेज थी। उसका नन्हा चाकू बतौर हथियार कतई कार आमद नहीं था। जो वो निशानात के ताकों में खेत के अंदर जा रहा था, मौत की खुशबू गहरी होती जा रही थी। उफक पे रात के साए गहरे होते जा रहे थे। सामने खेत में एक निस्बतन खुली जगह थी। शीन ठटक के रुका। उस खुली जगह की दूसरी तरफ परिंदों को डराने वाले कई पुतले खड़े थे, वैसे ही जैसे खेतों में खड़े किए जाते हैं। परिंदे उनसे डर के खेत से दूर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन पतलों की कंधों पे कौवे बैठे हुए थे। रात के बढ़ते सायों में वो पुतले समंदरी कजाकों की मानित नजर आ रहे थे।
जब शीन चंद कदम और आगे बढ़ा, उस पे ये हकीकत मुनकशिफ हुई कि ये कोई परिंदे को डराने वाले लकड़ी के ढांचे नहीं, बल्कि ये असली इंसानी जिस्म थे। मर्द और औरतों के ढांचे, सूखे हुए जिस्म, मुंह और आंखों की जगह खला। ढांचों की इस फौज के ऊपर में लाशों का एक ढेर था, सरतपा अजीब किस्म के बू से लिपटी हुई, गोश्त उधरा हुआ, कुछ की हड्डियां सलामत। वो इनके बीच चीन को तलाश करने लगा। वो सफेद बारीक रस्सियों में लिपटी हुई एक ढांचे के साथ इस तरह लटक रही थी। उसके कदम जमीन से चंद इंच ऊंचे थे, उसके चेहरे पे बाल बिखरे हुए थे और वो बेहिस्सो हरकत थी। क्या वो? शीन उससे आगे सोच न सका। उसने इधर उधर किसी की तलाश नजर डाली जिससे चीन की मदद कर सके, मगर कुछ ना मिला। नन्हा चाकू उसके हाथ में हरकत करने लगा। चीन, उसने सरगोशी की, मगर वो बेहिस्सो हरकत रही। फिर उसने कदरे बुलंद आवाज में उसे पुकारा। अब चीन ने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। शीन, तुम आ गए? धीमी आवाज में बोलो। वो क्या चीज थी जो तुम्हें घसीट के यहाँ लाई? शीन पूछने लगा। मुझे नहीं पता, उसके वापस आने से पहले मुझे यहाँ उतारो। शीन लिपके उसकी तरफ बढ़ा। खतरे की घंटी दिमाग में बजने लगी। कौवे उड़े और शोर मचाने लगे। वो चीन के कदमों के करीब झुका, बारीक रस्सियों को नन्हे चाकू की मदद से काटने लगा। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, वो बोला तो उसका लहजा मुतासफाना था। अगर तुम ऐसा न करते तो तुम भी मेरे साथ यहीं लटके होते। मुझे जल्दी नीचे उतारो। शीन उसकी पिंडी के करीब से रस्सी को काटने लगा। वो सख्त थी और चाकू का ब्लेड काम नहीं कर रहा था। शीन ने उसे जमीन पे रगड़ के साफ किया, दोबारा काम शुरू किया। जीन चीही, तेजी से हाथ चलाओ, तुम्हें जख्म लग जाएगा, इसकी परवाह मत करो, उसने कहा। उसकी टांग से खून रस रहा था। लगता है कोई आ रहा है, जल्दी करो, यहाँ से निकलो, वो दोबारा चिल्लाई। शीन तेजी के साथ रस्सी काटने लगा। जेन की आंखें खौफ के मारे फैल गई। जल्दी करो, वो आ रहे हैं, मेरे खुदा जल्दी करो, वो मुझे काट रहे हैं। शीन ने रस्सी काटी। जीन उछलने और लातों चलाने लगी। शीन उसकी दस्तरस से दूर हुआ। उसी वक्त कुछ चीज धम से नीचे गिरी और जमीन पे जम गई। उसके घुटने के करीब एक अजीबुल खलकत मखलूक थी, एक लंबा और बड़ा सा कीड़ा, लंबी टांगे मकड़ी की तरह। सामने उसके मुंह से दो लंबे खमदार दांत बाहर निकले हुए थे। ऐसा कीड़ा शीन ने पहले कभी न देखा था। उसने चाकू लहराया और पूरी कुव्वत से उस कीड़े के जिस्म में भून दिया। वो कीड़ा कुलबुलाया और फिर हैरत अंगेज कुव्वत और फुर्ती से पलटा और अपनी एक टांग शीन की कलाई पे लपेटने की कोशिश की। शीन ने अपना हाथ तेजी से झटका और चाकू लहरा दिया। कीड़ा चाकू के साथ, जो इसके जिस्म में पूरी तरह बेबस हो चुका था, जमीन से टकराया और फिर तेजी से जीन की टांग पे चढ़ने लगा। जीन चिल्लाने लगी, मगर कीड़ा रस्सियों के अंदर गुम हो गया। वो चीख और कांप रही थी। शीन चंद कदम पीछे हटा। जीन की आंखों में शीन के लिए इल्तिजा थी कि कुछ करो, मगर वो बेहिस्सो हरकत खड़ा था। थोड़ी देर में कीड़ों की एक फौज ने पूरी तरह जीन का सारा जिस्म ढला। जीन की कपकपाहट और जिस्म की लरसश आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगी। कुछ कीड़े रस्सियों के नीचे से निकले और भूखों की तरह शीन की तरफ लिप गए। उन्हें अपनी तरफ आता देख के वो भाग खड़ा हुआ और उस वक्त तक भागता रहा जब तक टांगे थक न गई और फेफड़े जलने नहीं लगे। वो फिर भी भागता रहा क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो लड़खड़ाता और भागता रहा, अपनी सांस काबू करने की कोशिश करता रहा। उसकी रफ्तार सुस्त बढ़ रही थी, उसका दम टूटने लगा। जब उसे अपने पीछे हरकत सुनाई दी, उसकी रफ्तार फिर तेज हो गई। खौफ उस पे पूरी तरह हावी था। वो तेज भाग नहीं पा रहा था, दम सीने से बाहर आ रहा था, कुव्वत खत्म होती जा रही थी। वो लड़खड़ा रहा था। फिर अचानक दम तोड़ती रोशनी में उसे सामने बैरूनी मेहराब नजर आई। वो सिर्फ लिपका। वहाँ पहुँच के उसने पलट के खेत की तरफ देखा। जीन के वालिदैन उनका इंतजार कर रहे होंगे, परेशान और नाराज। आंसू उसके गालों में बहने लगे। उसने अपनी जेब में गाड़ी की चाबियों की तलाश में हाथ मारा तो लाइटर हाथ में आया। मेहराब के साथ लगे लकड़ी के खंबे पे मौजूद डिब्बे में से उसने भूल भुलैयों के नक्शे निकाले और उन्हें फाड़ दिया। वो लाइटर जलाने लगा। दूसरी कोशिश में लाइटर ने शोला उगला। शेन ने नक्शों को आग लगाया और उसे मुश्किल की तरह मेहराब के साथ लगा दिया। मकई की मेहराब एक धमाके से शोला पकड़ गई, वैसे ही जैसा कि चीन ने खबरदार किया था। उसने कई और जगह पर भी खेत को आग दिखाई। ये काम वो उस वक्त तक करता रहा जब तक के नक्शों की मिशल उसकी उंगलियों को जलाने नहीं लगी। हवा आग के शोलों को दूर खेत के अंदर धकेलने लगी। शोलों की रोशनी में पार्किंग एरिया में कुरमसी साए रक्स कर रहे थे। शीन ने अपनी आस्तीन की मदद से अपनी आंखों के आंसू गालों पर से साफ किए। शाम के सुरमई आसमान पे आग और धुएं के बादल जमा हो रहे थे। शीन बेचैनी महसूस कर रहा था। वो अपनी कार की तरफ लिपका। शोले अब पूरी तरह खेत को अपनी लपेट में ले रहे थे। अगर किसी ने आग और धुएं को देखा तो वो पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला कर देगा। शीन ने सड़क पे रुकने का फैसला किया ताकि लोगों को जलते खेत तक पहुंचने से रोक सकें, ताकि शोले अपना काम कर सकें। वो उस खेत के आखिरी तिनके को जला देने का अज़म रखता था।
वो चीन के मुतल्लिक लोगों को क्या बताएगा, क्या सफाई देगा, वो उसके वालिदैन का सामना क्या कर पाएगा और दूसरी लाशों के मुतल्लिक क्या बताएगा जो खेत के अंदर मौजूद थी। सफाई देने के लिए बहुत कुछ मौजूद था, बहुत कुछ नाकाबिले सफाई था और बहुत कुछ नाकाबिले यकीन था। जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठने लगा, उसे कोई चीज अपनी टांग पे कसती महसूस हुई। उसने नीचे देखा तो एक सफेद रस्सी उसके टहने पे लिपट रही थी। रस्सी ने एक झटका खाया, उसकी टांग को अपनी गिरफ्त में लिया। शीन ने एक गहरा सांस लेके जोर से अपना पाँव जमीन पे मारा और झटके से रस्सी से जान छुड़ाने की कोशिश की, मगर अब तो वो रस्सी दूसरी टांग को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी। शीन एक झटके से मुंह के बल नीचे गिरा। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझता, कारों के बीच से एक बहुत बड़ा मुंह वाला कुत्ता अफरियत नमूदार हुआ। शीन की गर्दन को अपने खून अशाम जबड़ों में दबा के तेजी से घसीटता हुआ शोलों में लिपटे खेत के अंदर गुम हो गया।